everyone, I am here with a new chapter Data Handling of Class 7। आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है। डेटा हैंडलिंग चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो सारा कॉन्सेप्ट हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्यों ज़रूरी है। अगर आपकी टीचर ने बोला कि आप किसी 10 बच्चों के मैथ्स के मार्क्स कलेक्ट करके नोट डाउन करके लिख के नोटबुक में लाओ और आप इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो इससे कुछ भी पता नहीं चलता है कि किस बच्चे को कितने मार्क्स में कितना मार्क्स मिला है। तो हमें अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए एक टेबुलर फॉर्म बनाना होगा और जिससे हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर पता चलेगा कि किस बच्चे को आउट ऑफ 10 है, 20 है, कितने में से कितना मार्क्स मिला है। तो वो जानने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल फॉर्म में उस डेटा को प्रेजेंट करेंगे और उसे देख के हम बड़े आसानी से जान पाएंगे कि किस बच्चे को कितने मार्क्स में कितना मिला है। सपोज करें स्टूडेंट्स के नेम की जगह पे हम ABCDE 5 बच्चों का मार्क्स यहाँ पे आउट ऑफ 20 मार्क्स का टेस्ट है। उसमें A स्टूडेंट को 10 मिला है, B को 19 मिला है, C को 20 आउट ऑफ 20 मिला है, D को 14 आउट ऑफ 20 मिला है और E को 18 आउट ऑफ 20 मिला है। तो इस टेबल को देख के बहुत ही अच्छे से क्लियर पिक्चर हो रहा है कि किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स में कितना मार्क्स मिला है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बहुत ज़रूरी है। डेटा को हम ऑर्गेनाइज रूप में लिखेंगे तो हमें क्लियर पिक्चर मिलता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज, रेंज, मॉड, मीडियन। किसी भी डेटा का हमें मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें अगर ये डेटा है और उसका हमें एवरेज या मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इन सभी टर्म्स को, ऑब्जर्वेशंस को सम करेंगे, प्लस करेंगे और जितने नंबर है उससे उसे डिवाइड करेंगे। तो कैसे निकालेंगे इस डेटा का मीन। 10 + 15 + 20 + 30 + 45, यहाँ हम सबको प्लस करेंगे और जितने ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ 5 है उससे हम डिवाइड करेंगे। हमें क्या मिला, हमने सबको सम किया तो 120 मिला। 120 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 24 मिला। तो मीन हमारा है 24। अभी किसी भी डेटा का हमें रेंज फाइंड आउट करना हो कि इसका रेंज क्या है तो हम कैसे निकालेंगे वो हम चेक करते हैं। तो एक दूसरा डेटा लेके देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक दूसरा डेटा कलेक्शन है 20, 26, 32, 48, 18। अब इसका हमें रेंज निकालना हो तो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। इसका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, सबसे बड़ा नंबर है 48 और सबसे छोटा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 18। दोनों का हम डिफरेंस कर देंगे, वही उसका रेंज है। तो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 48 सबसे हाईएस्ट है और लोएस्ट है 18। दोनों को डिफरेंस करने पे हमें मिला 30। तो रेंज इस डेटा का 30 है। नेक्स्ट टॉपिक है मोड। मोड कैसे निकालते हैं किसी भी डेटा का। यहाँ एक हमारे पास डेटा कलेक्शन है 2, 4, 6, 2, 8, 10, 6, 2, 4, 2, 3, 2। हमें इसे टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को अरेंज करना है। इसमें कौन कौन सा नंबर है पहले हम वो चेक कर लेते हैं। 2, यहाँ 2 लिखेंगे, 3, 4, 6, 8 एंड 10। 2 कितनी बार आया है हमें देखना है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हमें कैसे लिखते हैं डेली बार में, यहाँ 4 के बाद एक और लाइन नहीं लगाते, हमें ऐसे लिखना होता है 5। 3 कितनी बार है, एक बार है तो सिर्फ हमें यहाँ एक लाइन लगाना है। 4 कितनी बार इस कलेक्शन में है, 1, 2। 4 सिर्फ 2 बार है तो हमें यहाँ पे 2 लाइन ऐसे 2 बार लगा देना है। 6 कितनी बार है, 1, 2। तो यहाँ पे 6 में भी 2 बार लगा देना है।
8 कितनी बार है? 8 सिर्फ एक बार है, तो यहाँ ऐसे लगाना है, और 10 वो भी एक बार है। तो हमें फ्रीक्वेंसी में लिखना है कि 2 कितने बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे हो जाएगा 5। 3 कितनी बार है? 1। 4 कितनी बार है? 2। 6 2। 8 कितनी बार है? 1। एंड 10 कितनी बार है? 1। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देख के हम जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार इस डेटा में कौन आया है? 2। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? 2 की। जो नंबर सबसे ज़्यादा आता है किसी भी डेटा में, तो वो उस डेटा का मोड होता है। तो यहाँ पे मोड ऑफ दिस डेटा इक्वल टू 2। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, median. Median of a data. In a given data, when we arrange the data in ascending or descending order, the middle observation is median. हमारे पास ये डेटा है, इसे हमें क्या करना है? सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में देख ले रहे हैं। सबसे पहले छोटा नंबर 4, डेटा का सबसे छोटा नंबर 4 पहले वो लिखेंगे, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सभी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हमें काउंट करना है ये कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमें क्या करना है, जो जस्ट मिडल में नंबर है उसके लिए हमें 5 नंबर्स को अपने लेफ़्ट साइड में हटाना है और 5 नंबर को हमें राइट साइड में हटाना है। 10 हो गया और बीच में एक नंबर बचेगा जो 12 है, तो 12 उसका मीडियन है। तो इस डेटा का मीडियन 12 हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें क्या करना है, डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो मिडिल में नंबर है वो उसका मीडियन है। अगर ये ऑड है ऑब्जर्वेशन तो मिडिल नंबर हम देखेंगे। अगर ये ऑब्जर्वेशन इवन होता, अगर 12 होता तो बीच में कोई एक नंबर नहीं आता, फिर बीच में कोई 2 नंबर आता, फिर हम उन दोनों नंबर को सम करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका मीडियन आ जाएगा। इस तरह से हम ऑड ऑब्जर्वेशंस हैं उसका भी हम निकाल पाएंगे, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनका भी निकाल पाएंगे। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद बीच का नंबर उसे मीडियन लिखना है। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑन बार ग्राफ। बार ग्राफ पे किसी भी डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ मार्क्स हैं। मार्क्स फर्स्ट यूटी फर्स्ट सेमेस्टर का है और सेकंड सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर में किसी एक स्टूडेंट का ये मार्क्स है, हिंदी में 80 है आउट ऑफ 100, इंग्लिश में 90, मैथ्स में 95, साइंस में 85, एसएसटी में 70। तो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्क्स ऑन बार ग्राफ हमें क्या करना है कि सबसे पहले प्लॉट करना है इन सारे मार्क्स को एक्स और वाई एक्सिस पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस खींचा और यहाँ पे वाई एक्सिस, 2 लाइन हमने खींचा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक्स एक्सिस पे हमें सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है, यहाँ पे दिखाएंगे हिंदी इंग्लिश, इक्वल डिस्टेंस पे हमें पॉइंट लगा देना है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस एसएस। इसके बाद हमें मार्क्स देखना है कि हिंदी में सबसे मिनिमम मार्क्स 70 है यहाँ पे एसएस में, और सबसे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मैथ्स के लिए 95 है। तो हमारा बार ग्राफ बनाने से पहले हमें स्केल चूज करना है। स्केल कैसे चूज करेंगे, ये हमारा डेटा देख के, डेटा वो किससे डिविजिबल हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई अलग डेटा होता, यहाँ पे 800 900 कुछ होता समथिंग, मार्क्स का नहीं कोई और डेटा होता, तो हमें स्केल में 1 यूनिट को 100 से दिखाना होता, क्योंकि नहीं तो बार ग्राफ बहुत लंबा बनेगा, पेज पे नहीं आएगा। तो हमें डेटा को देख के हमारा स्केल चूज करना है। यहाँ पे सारे नंबर 10 मार्क्स लेंगे तो आराम से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे बार ग्राफ पे।
तो हमें स्केल में लेना है 1 यूनिट, इसे हम बार ग्राफ ने इसको 1 यूनिट मानते हैं। तो 1 यूनिट का हम 10 मार्क्स सपोज करते हैं कि यहाँ पे 10 मार्क्स हम दिखा रहे हैं। अगर हिंदी में 80 है तो हमें 8 जाना पड़ेगा ऊपर, 8 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हिंदी में हम 8 पॉइंट तक जाएंगे। यहाँ पे 8 पॉइंट पे हमने यहाँ पे बना लिया है 80 मार्क्स। हमने 10 20 एक एक यूनिट को स्किप करके और इक्वी डिस्टेंस पे बनाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 30 40 80 ऐसा लिखना है, इक्वी डिस्टेंस पे 10 10 के गैप से हम मार्क्स को अरेंज कर लेंगे। फिर हम हिंदी को 80 पे ऐसे एक बार की तरह ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट सेम का है, अभी हम इसे नहीं देखेंगे, सिर्फ हम ये वाला देखेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का मार्क्स है। अभी इंग्लिश का हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया है, तो 90 मार्क्स है तो हम 9 यूनिट जाएंगे, यहाँ पे काउंट करके 9 यूनिट जाएंगे और ऐसे करके एक ग्राफ बना देंगे, बार ग्राफ। फिर मैथ्स में हमारा 95 है, तो 95 के लिए हम 90 और 100 के बीच के जो पॉइंट है वहाँ पर हम लेके आएंगे। 95 इसको मानेंगे, यहाँ 100 है और यहाँ 90 है, तो बीच का 95 हुआ, तो 95 तक लेके जाएंगे और एक ग्राफ बना देंगे, बार ग्राफ। ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसे बार ग्राफ कहते हैं। फिर हम साइंस का देखते हैं। 85 है तो 85 80 और 90 के बीच में आएगा। 80 यहाँ है और 90 यहाँ, इसके बीच में यहाँ आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेके आएंगे साइंस का। तो ये हमारा 85 है, तो 85 पे हम ऐसे बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये सब फर्स्ट सेमेस्टर का है। SST का 70 है तो 7 पॉइंट जाएंगे, 7 पॉइंट मीन्स 70, तो 70 यहाँ हुआ और इस तरह से बार ग्राफ हम बना लेंगे। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सारे सब्जेक्ट का मार्क्स को हमने बार ग्राफ पे प्रेजेंट किया स्केल के अकॉर्डिंग। अभी सेकेंड सेमेस्टर का देखते हैं। इसी में हम सेकेंड सेमेस्टर का बार ग्राफ ऐड कर देंगे, बना देंगे। कैसे? ये तो कॉमन है, ये लाइन कॉमन है, इसी में हम ऐड कर देंगे उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग। हिंदी में 70 है तो हम 7 पॉइंट जाएंगे, 10 20 30 40 50 60 70। हमने यहाँ पर 1 यूनिट को 10 मार्क्स समझा है, 10 मार्क्स लिया है, तो 10 20 30 40 50 60 70। तो 70 पे हम, ये तो कॉमन ही है ये लाइन, इसी पे हम ऐसे करके बना देंगे और दोनों डिफरेंट दिखे इसलिए एक को हम थोड़ा शेडेड कर देंगे, तो सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स के लिए बार ग्राफ अलग दिखेगा। तो ये 70 हो गया हिंदी में सेकेंड सेमेस्टर में। फिर इंग्लिश में सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी में कितना है 80, तो 8 पॉइंट जाएंगे और 8 पे हम ऐसे बार ग्राफ बना के उसको शेड कर देंगे। मैथ्स में 90 है तो हम 9 पॉइंट पे जाके, ये लाइन तो कॉमन ही है, ये लाइन दोनों के लिए, बस इस पे ऐसे करके और हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, शेड कर देंगे इसको। साइंस में हमारा 95 है, सेकेंड सेमेस्टर में 95 है, तो 90 और 100 के बीच में जाएंगे। यहाँ तक हमारा फर्स्ट यूटी में था, फर्स्ट यूटी में 85 था, यहाँ तक था, तो हम इसे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे ऐसे 95 के लिए और ऐसे करके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर उसको शेड कर देंगे। फिर SST में 85 है तो फर्स्ट सेमेस्टर में था 70, तो 70 से हमें थोड़ा सा लाइन को ऊपर ले जाना है 85 और फिर ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ करके हम उसे शेड कर देंगे। इस तरह से एक ही बार ग्राफ पे हम दोनों सेमेस्टर के मार्क्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है स्केल का, स्केल हमें डेटा को देख के लेना चाहिए। अगर बड़ा डेटा है, कोई दूसरा डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार ग्राफ पे, तो हमें स्केल बड़ा सोच के लेना है। 1 यूनिट में 100 1000 ऐसा करके हम डेटा को देख के, जितना बड़ा ऑब्जर्वेशन है नंबर, उस हिसाब से हम स्केल चूज करेंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? हाउ लाइकली समथिंग टू बी हैपन, कोई भी चीज़ के चांस कितना है उसे होने का। उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी जान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बॉक्स में 5 बॉल्स रखे हैं, 3 रेड कलर के हैं, जो R लिखा है वो रेड कलर का बॉल है और 2 ग्रीन कलर का बॉल है। टोटल बॉल 5 है। हमें इस बॉक्स में से बिना देखे बॉल निकालना है। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जब हम निकालेंगे तो हमारे
हाथ में रेड बॉल आ जाएगा, इसके चांसेस कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फेवरेबल हमारे पास कितने हैं? 3 हैं, हमें रेड लाना है, तो रेड की कितनी क्वांटिटी यहाँ पे है? रेड 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 5 हैं। तो रेड बॉल फाइंड आउट करने के लिए निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कैसे कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल ऑब्जर्वेशंस 3 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई रेड बॉल निकालने की 3/5। इस तरह से हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अभी डाइस उसको हम फेंकते हैं तो 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो 1 अपॉन टोटल नंबर कितने होते हैं डाइस में? 6 होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं हमने सब कुछ कवर किया है और आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का बताया हुआ सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।